साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं विवेक राही और आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास हम एक क्वेश्चन से करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में आपको मैं ऑपरेशंस किस तरह से लगाते हैं उसका फंडा क्लियर करने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है जो मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने के उससे देखा जाए। अगर मैं इस पर कुछ ऑपरेशंस लगाऊं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर ऑपरेशंस नहीं लगाता हूं और विदाउट ऑपरेशन में इसको सॉल्व करता हूं तो काफ़ी लेंथी होने वाला है ना। उसने क्या बोला है, एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, ठीक, और उसकी कंडीशंस दे दी है कि ये इसके इक्वल है। देन द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, आपको ए, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि इन चार में से क्या है ना। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। तो ऑपरेशंस में सबसे पहले जो मेरे को ऑपरेशन दिख रहा है वो है C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन तीनों को मैं सम करके कॉलम 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। कॉलम 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ देखिए, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x 2x 4x प्लस x 5x माइनस 4, 2x एज इट इज एंड 2x एज इट इज। ऐसे ही सेम इसको ऐड करने वाला हूँ तो ये भी 5x माइनस 4 ही आने वाला है। ये रहा आपका x माइनस 4 एंड 2x। देन यहाँ पर भी 5x माइनस 4, 2x, x माइनस 4, ओके। तो ये रहा आपका नया डिटर्मिनेंट जो कि मैंने ऑपरेशन लगाकर, कॉलम ऑपरेशन लगाकर यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 5x माइनस 4 पूरे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इसको मैं इजीली कॉमन आउट कर सकता हूँ, है ना। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब बाहर निकालने से होगा क्या, वो देखिए, जैसे ही मैं 5x माइनस 4 को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, बाकी सब एज इट इज, x माइनस 4, 2x, 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 x माइनस 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट को आपको अगर इजीली सॉल्व करना है तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो एंट्रीज है वो 0 बन जाए। मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के, वो जितने पॉसिबल आप कर सकते हैं 0, उतने 0 कर दीजिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ 0 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि काम करिए, R2 के लिए सॉल्व करिए कि R2 माइनस R1, और सेम R3 के लिए सॉल्व करिए क्या, R3 माइनस R1। जब मैं ऐसा करता हूं तो जैसे R2 के लिए सॉल्व किया तो मेरी नई डिटर्मिनेंट क्या बनने वाला है, यहाँ देखिए नया डिटर्मिनेंट क्या बनने वाला है, नया ये 5x माइनस 4 यहीं लिखा हुआ है ना। अब इसकी इक्वल में क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन मैं लास्ट में लिखने वाला हूँ इसको। अभी मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, R2 में से R1 को सेपरेट, तो 1 में से 1 गया। अब देखो फर्स्ट रो को मैंने कुछ नहीं छेड़ा है, मैं R1 यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं R2 R3 चेंज कर रहा हूँ। तो यही रो बदलेगी, R1 नहीं बदलेगा। R1 1, 2x और 2x यही रहने वाला है। अब 1 में से 1 गया 0, ठीक है। x माइनस 4 में से 2x गया तो माइनस x माइनस 4, और यहाँ 2x में से 2x गया 0, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 1 में से 1 गया 0, 2x में से 2x गया 0, और यहाँ x माइनस 4 में से 2x गया तो माइनस x माइनस 4 आने वाला है, ठीक। अब ये देखिए बहुत सिंपल हो चुका है, इसको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है ना। हम 1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5x माइनस 4, अगर मैं 1 के लिए सॉल्व करता हूँ इसको, 1 के लिए सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये क्या होगा, माइनस x माइनस 4 इंटू माइनस x माइनस 4, मतलब माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0 इंटू 0 तो 0 होता है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा तरीके से लिखना चाहता हूँ, जैसे कि 5x माइनस 4, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना। अब इसके इक्वल में क्या था, इसके इक्वल में था a प्लस bx इंटू
x माइनस ए स्क्वायर, ये इसके इक्वल में था। अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं आप इसको कंपेयर कर लो। तो क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलने वाला है आपको। अब ध्यान से देखिए, ये है x प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे देखना चाहूँ, यहाँ देखिए माइनस फोर प्लस 5x, मतलब b की वैल्यू तो कंफर्म 5 आ गई है, b की वैल्यू कंफर्म 5 आ गई है, मतलब c और d में से एक आंसर है आपका, है ना। ये तो अब मुझे a निकालना है ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए a देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, -4, और यहाँ भी -4 ही है। कैसे -4 है, क्योंकि मैं इसको इस एक्सप्रेशन में बनाऊं तो कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो सॉरी -4, इसको इरेज करके फिर से लिख देते हैं, -4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये कंपेयर हो रहा है, x माइनस और -4 यहाँ लिखा, -4 यहाँ लिखा, है ना। ये होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, ये लिखने में की मिस्टेक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे इसको, a होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है, सिंपल था। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर आप इसका ऑपरेशन की हेल्प नहीं लेते तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता और बीच में आप छोड़ देते, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके, हमें जेई के अंदर इतना टाइम नहीं रहता कि इतना लेंथी मेथड यूज़ करें। आपको ये चूज़ करना है कि किस तरह से बेस्ट और इजी रिजल्ट आप ला सकते हो इजी वे में। चलिए चलते हैं। तो आगे बच्चों हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आपने इक्वेशंस देखी होंगी, है ना। और आपने इक्वेशंस किसकी, लाइंस की इक्वेशंस देखी होगी। तो लाइंस जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह से ज्योमेट्रीज बनती हैं। उनका एरिया जब निकालते हैं हम, तो वो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहली जो एप्लीकेशन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टाइसेस हैं। पहला है x1 y1, फिर है आपका x2 y2 और x3 y3, है ना। इसका एरिया निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड, ये मॉड है, ठीक है, फिर 1/2 एंड दिस इज डिटर्मिनेंट x1 y1 1, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x2 y2 ये सेकेंड पॉइंट जो आपको सेकेंड वर्टेक्स दिया है ना वो है ये, और ये y3 × 1, ये डिटर्मिनेंट क्लॉज और ये आपका मॉड क्लॉज, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करना इजी है, आपको पता है। ये तो मॉड क्यों लगाया, क्योंकि जो एरिया होता है वो पॉजिटिव आता है हमेशा, है ना। कभी भी नेगेटिव नहीं आता एरिया, हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है, इसलिए हमने एक मॉड लगा दिया ताकि नेगेटिव आंसर ना मिले हमें, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व डिटर्मिनेंट करना आपको आता है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए मैंने लिख के रख दिया पहले ही। तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। x1 के लिए सॉल्व किया पहले, ये देखिए x1 के लिए सॉल्व किया, तो x1 के लिए सॉल्व किया तो ये वाला कॉलम कट, ये वाली रो कट, ठीक। तो y2 × 1 y2 माइनस y3 x2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x2 के लिए सॉल्व किया तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, तो y1 माइनस y1 × 1 y1 माइनस y3 × 1 y3। अब ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y3, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, y3 माइनस y1, क्योंकि क्या किया, ये जो माइनस आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, तो उसको उसने अंदर कर दिया, तो ये इंटरचेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब x3 के लिए सॉल्व किया, ये x3 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गए, तो y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है और आप इससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब कोई 3 पॉइंट है, सपोज मान लीजिए कोई 3 पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं और वो एक लाइन के ऊपर लाई कर गए, है ना। जैसे ये एक लाइन है और इसी के ऊपर 3 पॉइंट आ गए,
3 पॉइंट, जैसे कि x1 x2 x1 y1 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इसको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये A, B एंड C 3 पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर हैं तो आपको किसी लाइन का एरिया निकालने को बोलूं मैं, तो क्या बोलोगे आप? 0, है ना। लाइन का क्या एरिया होगा? ट्रायंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सबका एरिया होता है, लेकिन लाइन का एरिया नहीं होता। एरिया खत्म हो गया। ठीक, तो हम एरिया क्या हो गया इस कंडीशन में? 0, है ना। तो फॉर्मूला वही है एरिया वाला, उसको हम 0 कर देंगे, तो जो हमारी कंडीशंस नई बन गई है आपके सामने वो ये रही। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियरिटी। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट कोई दिए हुए हैं अपन को। ठीक है, एक मान लेते हैं एक लाइन है जो कोई 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, और उस पर एक कोऑर्डिनेट है xy, x1 y1, दूसरा पॉइंट B है x2 y2। ठीक, और हमारा P पॉइंट है xy। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट है वो इस लाइन से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशंस बनेगी वो ये बनती है। कैसे बनती है? उसकी इक्वेशंस ये होती है, लाइन की इक्वेशंस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई इज 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं हम। जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस तो आप जानते ही हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिन पे मैक्सिमम पावर कितनी होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है वेरिएबल की? 1 होती है ना। अब ये 2 वेरिएबल भी होती है, 3 वेरिएबल भी होती है, 4 वेरिएबल भी होती है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 3 वेरिएबल, है ना। आप कुछ इक्वेशंस ऐसी भी देखेंगे जो 2 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऐसी भी सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्रेमर्स रूल का। इसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं क्रेमर्स रूल का। क्रेमर्स रूल को हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, उसमें किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, है ना, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। 3 तरह के सॉल्यूशन आपको देखे होंगे वहां पर। एक तो आपने देखा होगा क्या? यूनिक सॉल्यूशन। फिर आपने देखा होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से 3 सॉल्यूशन यहाँ भी होते हैं। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक्स वाई जेड की वैल्यू या तो यूनिक होगी, या बहुत सारी होगी, या होगी ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो ये 3 इक्वेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। और ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, आगे बताऊंगा इसको। ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ये एक लीनियर इक्वेशंस है तीनों। ठीक है, यहाँ पे हम x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इन इक्वेशंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें 2 वैरायटी होती है। या तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब x, y, z की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, या तो वो मैनी इनफाइनाइटली आएगी या फिर यूनिक आएगी। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं या यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं आएगी। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकल सकती है ना। तो नो सॉल्यूशन वाली, ये देखिए, नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन होती है उसको ही हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन की। ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों आपकी क्या हो जाए? 0 हो जाए। x भी आपका 0 हो जाए,
y भी आपका 0 हो जाए, z की वैल्यू भी 0 हो जाए, तो हम उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है, आपके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो आप उस कंडीशन में बोलोगे कि जो सॉल्यूशन निकला है वो क्या है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। होमोजीनियस सिस्टम, जैसे कि अभी आपने इससे पहले इक्वेशन देखी थी, यहाँ देखिए, ये देखी थी, ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होता है? यहाँ पर जो D1, D2, D3 है, ये देखिए D1, D2, D3, अगर मैं इनको जीरो कर दूं, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन। अदरवाइज हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। ये तो सर आपने बात कर दी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको क्या कहते हैं। अब उनको सॉल्व करने पे आ जाते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका है क्रेमर्स रूल। हम क्रेमर्स रूल की बात करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी आपको मैं रिसेंट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ इसके ऊपर, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। तो हम क्रेमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 3 रूल दिए थे, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। तो रूल 1 की बात करते हैं। यहाँ देखिए रूल 1। तो रूल 1 क्या बोलता है? यहाँ पे 2 इक्वेशंस इन्होंने लेके रखी है ना। मैं थोड़ा सा सेपरेट लेके यहाँ पे समझाना चाहता हूँ इसको। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, अब जो आपको d तो पता आना चाहिए। d क्या होता है? आपका जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं, है ना, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल दें, जैसे a1, a2, b1, b2, ये होता है आपका d, है ना। फिर आता है आपका dx, आपको ये कैलकुलेट आना चाहिए। फिर उसका बता रहा हूँ कि करना क्या है। dx कैसे निकालना है? अब dx क्या है? x का कोफिशिएंट, तो इस वाले को छोड़ दीजिए आप और इसकी जगह ये कांस्टेंट वाला जो है ना, c वाला पार्ट, c1, c2 वो डाल दीजिए। मतलब c1, c2 पहले आ गया, b1, b2 बाद में आ गया। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या निकल के आएगा? dx आएगा। अब बात करते हैं dy की, तो आप समझ गए होंगे। अभी हम करने क्या वाले हैं? अब a1, a2 तो वैसे ही रहने वाला है, ये रहा a1, ये रहा a2। ठीक, b1, b2 की जगह अब ये c1, c2 को रिप्लेस कर दीजिए, तो c1, c2, तो ये आ गया dy। अब मैंने आपसे बोला कि वैल्यू निकालिए। मैंने बोला x की वैल्यू क्या होगी सॉल्यूशन में, x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू सिंपल होगी dx अपॉन d। यहाँ से निकल के आएगा x और y कैसे निकल के आएगा? dy अपॉन d। ऐसे आप निकाल लेंगे y, है सिंपल। बस कंडीशन इतनी सी, d क्या 0 नहीं है, ये हमने लेके रखा है। हमारी जो d की वैल्यू वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ सॉल्यूशन कहाँ निकलेंगे? ये तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में आने वाला है ना। ठीक, सॉल्यूशन नहीं आएंगे उस कंडीशन में। अब आप बात करते हैं सेकेंड रूल की। तो सेकेंड रूल क्या बोलता है? लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशंस दिस। ठीक है, अब इनके डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका भी वही है जैसे कि हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए किया था, वैसे ही 3 वेरिएबल के लिए करने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले d निकाल लेंगे। d कैसे निकाला? इक्वेशंस यहीं लिख देता हूँ सामने आपके। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 आपको इक्वेशंस दी हैं। अब मैंने बोला था कांस्टेंट छोड़ के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट, उससे एक डिटरमिनेंट बना के जो वैल्यू निकलेगी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू, वो d होगी। ये रही वो वैल्यू d, इसी से निकाल दी। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है क्या? d1, d2, d3। यहाँ पे d1 का मतलब dx से ही है, d2 का मतलब dy से है, d3 का मतलब dz से है, तो dx, d1 बोले तो dx। तो क्या किया हमने? इस फर्स्ट वाले को 1 का निकाल रहे हैं ना, 1 का मतलब x वाले का, तो x के कोफिशिएंट जो है उसको रिप्लेस कर दिया आपने कांस्टेंट वाले, d1, d2, d3 लिया है। तो एक नई आपके सामने डिटर्मिनेंट आ गई।
इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास d1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे ही सेम आप d2 के साथ कीजिए। यहां देखिए, आप ये तो इस रो को, इस कॉलम को तो वैसे ही लिखिए, ये लिखा, इसको भी वैसे लिखिए, क्योंकि आप y के लिए सॉल्व कर रहे हैं सेकंड के लिए। तो ये सेकंड वाला जो है ना y इसके कोएफिशिएंट b1 b2 b3 वो डाल दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पर d1 d2 d3 डाल दिया अपन ने b1 b2 b3 की जगह, है ना। अब आ जाते हैं z पर। अब z की बात कर रहे हैं, मतलब लास्ट वाले c1 c2 c3 को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, ये रिप्लेस कर दिया। अब आपको जब भी आंसर्स निकालना है तो वो आंसर्स निकालना आपके लिए इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे x कैलकुलेट करना है तो d1 अपॉन d निकाल कर लेना है, y कैलकुलेट करना है तो d2 अपॉन d लगा देना, जब z कैलकुलेट करना है तो d3 अपॉन d लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, वो x की वैल्यू ऐसे निकलेगी, y की ऐसे, z की वैसे। इफ d इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन है, d इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर d की वैल्यू 0 है, साथ में आपका d1 d2 d3 तीनों की वैल्यू भी 0 आ रही है, d की तो वैल्यू 0 है, इनकी भी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, तो फिर ये क्या है भाई, पूरा पैर में चिपक गया। अगर d की वैल्यू 0 है, d1 d2 d3 की भी वैल्यू 0 है, तो जो आपका सॉल्यूशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने वाला है ना। इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगी। इक्वेशन का कंसिस्टेंट रहना मतलब सॉल्यूशन का होना। अब सॉल्यूशन दो होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी या फिर यूनिक। तो यहाँ पर क्या होती है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर थर्ड, अगर d की वैल्यू 0 है एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इनमें से कोई भी कम से कम एक नॉन जीरो रहे, मतलब जीरो ना बने, नॉन जीरो रहना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसमें आया हुआ सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, d की वैल्यू 0 और एटलीस्ट d1 d2 एंड d3 इज नॉन जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तब जो आपकी इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशंस दी हैं, 2020 का क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको बताना है कैसे सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑप्शन है नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, सेकंड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, no solution when lambda equal to 8 and a unique solution when lambda equal to -8। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, लैम्डा 2 2 2 3 5 4 लैम्डा 6, है ना, ये रहेगा आपका d। ठीक है, ये d की वैल्यू है कि नहीं। अब इसमें अगर मैं लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए 2 है पहले डाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर मैं 2 कंडीशन देखूंगा, क्या d1 d2 d3 भी 0 है। अगर 0 है तो मैं बोल दूंगा ये तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और अगर नहीं है, एक भी की वैल्यू आ रही है 0 नहीं आ रही, तो मैं बोल दूंगा ये इनकंसिस्टेंट है। चलिए देखते हैं, ऐसी फंडे पे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू मैं 2 डाल रहा हूँ, 8 भी डाल सकते हैं, बाद में डालेंगे, पहले 2 पे ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 2 2 2 3 5 4 लैम्डा 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ये 2 ये गया 3 6 18 माइनस, अच्छा ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं डाली मैंने, ये लिख दी 2 कर देता हूँ, है ना, ताकि पता रहे। तो 3 6 18 2 5 10। ओके,
2 के लिए सॉल्व करते हैं फिर से। तो ये गया 2 6 12, 4 5 20, माइनस का 20, ओके। यहाँ आ जाइए, प्लस 2 के लिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो 2 2 4, माइनस 4 3 12, है ना। इस 2 के लिए सॉल्व किया था, इस 2 के लिए सॉल्व किया तो 2 6 12 और 4 5 20, और उस 2 के लिए सॉल्व किया 2 6 12, ये वाले 2 के लिए 2 2 4 और 4 3 12। तो 2 इंटू 18 में से 10 गया तो 8, माइनस 2 इंटू 8, है ना, और माइनस 8, सॉरी, है ना, ये वाला माइनस 8 है, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ सॉल्व किया तो 2 इंटू माइनस 8। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 16 प्लस, आई थिंक कहीं पे मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 2 रखा हमने, लैम्डा की वैल्यू 2, ठीक, और 2 लैम्डा 2 2 सही है, 2 3 5, हाँ ये देखिए 2 लैम्डा है, ये क्या है, ये 2 लैम्डा, वही मैं बोल रहा हूँ कहाँ मिस्टेक कर दी, ये है 2 लैम्डा, ये दिख रहा है आपको, ये 2 लैम्डा है। तो यहाँ पे हम 2 लैम्डा लिखेंगे, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले हैं, ठीक। यहाँ लैम्डा की वैल्यू हम 2 लिखेंगे। तो 2 लैम्डा 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो हम जब 2 के लिए सॉल्व करेंगे, इस 2 के लिए, ये वाले 2, ये तो गया, इस 2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 4 6 कितना होगा, 24, है ना। तो यहाँ पर 24 आने वाला है इधर पे, यहाँ क्या आएगा 24, ठीक। चेंज कर लेते हैं, ये आ गया 24। ऐसे ही जब यहाँ मैं 2 के लिए सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 4 2 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, इसी को मैं 8 कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, हो गया। अब ये हमारे लिए इजी हो गया सवाल। अब इसका आंसर आप खुद बता देंगे कि आ गया है। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10, 8 2 16, है ना, ये हो गया 16, माइनस 24 माइनस 20, 4 2 8, माइनस यहाँ भी सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का अगेन 8, माइनस का अगेन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8। तो ये सब कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 0। मतलब आपकी जो d की वैल्यू है, d बोले तो जो आपका डेल है वो क्या निकल आया, 0 निकल आया। आप डेल भी बोल सकते हो क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब हमें ये चेक करना है कि क्या d1 d2 d3 में से कोई सा एक नॉन ज़ीरो है क्या। अगर नॉन ज़ीरो है तो भैया नो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, d1 निकालना की कोशिश करते हैं। तो d1 निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए मैं d1 निकाल रहा हूँ। तो क्या करने वाले हैं, d1 निकालने के लिए मैं जो फर्स्ट वाला अपना रो है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको किससे, कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस करूँगा। तो 5 8 और 10, 5 8 और 10, बाकी सेम रहने दीजिए। 2, फिर 2 लैम्डा बोले तो 4, और यहाँ पर सॉरी 2 लैम्डा नहीं 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 करो यहाँ पर। तो ये रहेगा आपका 3, और यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा बोले तो 2, ठीक। और फिर आएगा आपका 2, यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ पर क्या है 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 5 के लिए सॉल्व करिए पहले। तो ये गया, ये गया, ये हो गया 18, है ना। फिर ये 10, ठीक है। फिर 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये गया, ये गया, है ना। तो ये वाला गया, ये गया, है ना। तो 8 6 48, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा ये 50, ओके, ये 50 हो गया। फिर प्लस का 2 अगेन ले लूँगा, और 2 ये गया, तो 8 16, और ये हो गया 30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 16, ठीक है।
मतलब जो D1 की वैल्यू है वो निकल के आएगी कितनी 16, जो कि क्या है नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है। नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर हो गया है ना, सिंपल सवाल था। तो आपको कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर, जो मैंने यहाँ पे आपको कंडीशंस बताई थी बस उस हिसाब से चले हम, हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 5, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से एक आंसर है। अब ध्यान से देखिए कंडीशन क्या दी है इसने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये हम पढ़ चुके हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है। तो मुझे ये पता है कि जो D होता है वो D1 = D2 = D3 सब क्या होते हैं Z के बराबर, 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। अब ये 0 के बराबर है ना, मतलब मैं D1 D2 किसी को भी आपस में क्या कर सकता हूँ, 0 से इक्वेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे वैल्यू जो निकालने को बोली है वो बोली है बीटा माइनस अल्फा, मतलब बीटा और अल्फा की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं उसको आपस में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर इन चारों में से एक कोई भी आ जाएगा। तो मसला क्या है, बीटा और अल्फा को निकालना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा तरीके वाली फॉर्म में लिख देता हूँ। ऐसा क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है नंबर्स डिटर्मिनेंट में लिखने में, तो मैं इसको थोड़ा जमा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ऐसा हुआ था तो अब नहीं होगा, क्योंकि मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इसको, अल्फा z = बीटा, है ना। अब सबसे पहले मैं D निकाल लेता हूँ, क्योंकि D निकालूंगा तो मुझे पता है इसमें अल्फा आएगा। तो 1 1 1 1 2 3 और 1 3 अल्फा, ओके, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, 0 मुझे पता है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 1 के लिए सॉल्व करता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, 3 3 = 9 माइनस 1 के लिए अगेन सॉल्व करूँगा तो ये गया, तो ये हो गया अल्फा -3, फिर +1 के लिए फिर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 3 - 2 और इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 2 अल्फा माइनस अल्फा मतलब अल्फा और 9, तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 निकल के आ गई। अब बात करते हैं बीटा की, तो बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अल्फा वाला हमको अब कॉलम नहीं लेना है, ठीक है, बीटा वाला कॉलम लेना, तो इसको इससे रिप्लेस कर दो। तो ये होता है आपका D3, है ना, यहाँ देखिए ये होता है आपका D3, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 और 5 9 बीटा, ओके, 5 9 बीटा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू 0 है। तो सॉल्व जब करूँगा मैं इसको, तो 1 2 बीटा माइनस 9 3 = 27 और फिर से 1 के लिए सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये देखिए यहाँ आएगा -1, ये गया कॉलम, ये रो गई, तो बीटा -9 प्लस 5 के लिए सॉल्व करिए। आप 1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी रहेगा हर बार 1 के लिए सॉल्व करना। मेरे को सामने दिखा तो मैंने 5 के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 3 - 2, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, और इक्वल टू में क्या है 0, है ना, ये देखो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करूँ तो बीटा 2 बीटा माइनस बीटा, तो बीटा, और ये हो गया 1, तो ये 5 9 7 सब्ट्रैक्ट 13, तो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 13, ओके। तो बीटा, अगर मैं 0 से इक्वेट कर रहा हूँ तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 13। बीटा की वैल्यू 13 है, अल्फा की 5 है, मुझे निकालना क्या है बीटा माइनस अल्फा, मतलब 13 - 5 कितना आया 8। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको मेरी कंडीशंस, आपने जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया है अच्छे से पढ़ा है, तो आपके क्वेश्चन भी इस तरह से बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चों आगे यहाँ पे दिया हुआ है आपको होमोजेनियस सिस्टम जो होता है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये होमोजेनियस सिस्टम है,
मैंने बोला था D1 D2 D3 अगर 0 हो जाए तो जो आपकी सिस्टम होता है, जो इक्वेशंस होती हैं वो होमोजीनियस कहलाती हैं। तो इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक ट्राइवल। कब? जब x y z क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, है ना, पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि अगर x y z 0 है तो ये वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी, तो आप इसको क्या बोल दोगे, यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन बोल दोगे। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इफ d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आपको पिछले जो फंडा मैंने बताया उसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगा, या इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है ना। और जिस बच्चों के आंसर्स आ जाएं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों एक बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए, क्योंकि आप क्या है, आपके डाउट्स हम ले नहीं पाते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें सारे डाउट्स बताएंगे तो हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।